हे दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आदर्श और आज आपके साथ सी इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं उस वीडियो सीरीज में सबसे पहला वीडियो, वो भी आपकी डिमांड पर, टैक्सेशन सब्जेक्ट के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोग टैक्सेशन की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सके। आपको पता है कि टैक्सेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये वीडियो होलसेल हम लोगों ने डेडिकेट करा है सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के लिए, ताकि हम लोग उसमें बहुत डिटेल से समझ सकें। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एकदम फोकस और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सुने, ताकि आप इसका मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। और साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे, या ताकि आप नोट्स बनाते जाएं, वो पॉइंट्स मेंशन करते जाएं, ताकि आपका एकदम फोकस होगा एंड आप इस वीडियो से एक बहुत अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी क्लासेस ले या जिस भी कोचिंग से आप क्लासेस ले रहे हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करें। जो भी प्रोविजन है वो कैसे अप्लाई होता है, उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, उसे हमें कैसे किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, किसी पर्टिकुलर केस पे अप्लाई करना है, वो सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ताकि अगर आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा तो वो आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हेल्प करेगा। तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। साथ ही साथ एक और टिप मैं इसके साथ देना चाहूंगा कि जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी प्रोविजंस है, उससे रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके आना ही चाहिए कि हाँ, एक क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ये प्रोविजन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होंगे। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ सेकंड टिप जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, दैट इज जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करें टैक्स की, तो मैं सारे चैप्टर्स के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट स्पेसिफिकली हेड्स ऑफ इनकम जो कि 5 चैप्टर्स इसके अंदर है, उन 5 यूनिट्स के लिए आप एक प्रोविजन कॉपी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट कॉपी बना सकते हैं, जिसमें सारे उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, जो भी फैक्ट्स है, जो भी चीजें हैं, जो भी लॉज लग रहे हैं, वो सारे प्रोविजंस आप अच्छे से उस कॉपी में मेंशन कर दीजिए। उस कॉपी में उसको बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छे से बनाना है, ताकि क्या होगा कि जब 1.5 डेज में आप रिवाइज करेंगे या जब भी आप अपना रिविजन करेंगे, तो एक बार अगर आपने प्रोविजंस अच्छे से कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल पर हो जाएगी। इसलिए आपको एक प्रोविजन कॉपी अपने साथ बनाना है, जिसमें मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड करूंगा हेड्स ऑफ इनकम चैप्टर के लिए। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप अदर चैप्टर्स के लिए भी बना सकते हैं। बाकी ये प्रोविजन कॉपी बहुत हेल्पफुल होता है एंड इससे आप जब भी जैसे फ्री हो या कभी सुबह उठे तो एक बार प्रोविजन कॉपी खोलिए, कोई से भी एक यूनिट का प्रोविजन रिवाइज कर लिया, तो इस तरह से आपकी रिविजन भी होते जाएंगे एंड प्रोविजन स्ट्रांग होते जाएंगे। ये चीज आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। थर्ड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड सबसे पहले तो ये बताते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ऑडिट टेक्निक को यूज करना है कि सबसे पहले प्रोविजन स्ट्रांग कर लिया, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको सोचना है कि कौन सा प्रोविजन लग रहा है और ये क्वेश्चन में यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे ये चीज होगी, और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बट कोई भी ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको ऐसे ऑडिट मेथड से सॉल्व करना है, बट एक या दो क्वेश्चंस जो है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आपको जरूर एक बार पेन एंड पेंसिल या जो भी पेपर है उस पर सॉल्व करके देखना है कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से प्रोविजन अप्लाई करेगा, क्या चीज में हमको पैटर्न में लिखना है, तो वो चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको डाउट आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है या ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ऐसा बहुत बार हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस, डाउटफुल क्वेश्चंस, या जो आपको लगता है कि यार इसको मुझे एक बार और देखना चाहिए, इस क्वेश्चन को एक बार मुझे और सॉल्व करने की जरूरत है, उन सभी को आपको क्या करना है, कोई भी जैसे एक रेड कलर का पेन ले लिया, हाइलाइटर ले लिया, या आपने कुछ ऐसा कुछ भी चीज ले ली जिससे आपको मार्क बना देना है। और फिर जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करें या फिर फास्ट जब आप रिवीजन करें, तब आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस करेंगे जिस पे आपको दिक्कत थी या जो आपको नहीं आ रहे थे। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा एंड जो आ रहा था वो तो एग्जाम में आपको जरूर आएगा, बट जो नहीं आ रहा था उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे, उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे एंड वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप जो है ये दो चीजों या तीन इनका जरूर यूज करें, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स और पेंसिल।
हाइलाइटर्स से आपको पता है कि कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगता है, इंपॉर्टेंट कुछ भी चीज लगती है, आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप स्टिकी नोट से मार्क कर सकते हैं कि इस पेज पे मुझे थोड़ा डाउट है, इस पेज में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, और आप चाहें तो पेंसिल से भी ये चीज कर सकते हैं। अब मैंने मेरे केस में क्या किया था कि मुझे पता था कि एग्जाम टाइम में 1.5 डेज का जब टाइम मिलता है तो टाइम बहुत कम होगा, सो मैंने स्टिकी नोट्स यूज करे थे एंड अपनी बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स लगा दिए थे, जो भी पेजेस जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, या कुछ जो मुझे नहीं आता है तो मुझे एक बार देखना है, और ऐसा अपने को होता है ना कि यार वो क्वेश्चन एक बार देख के जाना है एग्जाम टाइम में। सो ये सब चीजें जो है मैंने वो स्टिकी नोट वाले जो भी पेज पर थी उस पर सब पे स्टिकी नोट्स लगा दिए थे। सो फिर जब मैं एग्जाम में 1.5 डेज में रिवाइज करता था तो फास्ट फास्ट वो स्टिकी नोट से मैं वो पेजेस खोल देता था। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। नेक्स्ट जो आपको करना है, अब लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के एमटीपी और आरटीपी एक बार जरूर देखना है, और अगर एमटीपी नहीं देख सकते तो आरटीपी तो एक बार जरूर देखना ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ऐसा होता है कि मतलब आपको ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस देखना है, सॉल्व करना है, क्या करना है। तो बहुत सारे लोग 5 साल 10 साल इतने टाइम पीरियड के आरटीपी और एमटीपी देखते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। बट सबसे पहले आपको आपका कोर्स खत्म करना है, आईसीए मॉड्यूल बहुत अच्छे से हो जाए, स्ट्रांगली आपके आईसीए मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको आप आरटीपीज और एमटीपी रिफर करना है। और आरटीपी और एमटीपी में स्पेसिफिकली पहले आरटीपी रिफर करना है, वो भी 3 इयर्स की। मैंने मेरे पास थोड़ा टाइम कम बच चुका था तो मैंने 2 इयर्स की आरटीपी रिफर करी थी, एंड एमटीपी भी सिमिलरली 2 इयर्स की मैंने रिफर करी थी। तो इस तरह से आप आपके हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, और बेस्ट होता है कि अगर हम लोग 3 इयर्स की आरटीपीज एंड एमटीपीज को पढ़ते हैं, सो आप भी 3 इयर्स की आरटीपीज एंड एमटीपीज देख सकते हैं। और आरटीपी एंड एमटीपी में कैसे करना है कि सपोज अगर हम लोग आरटीपीज एंड एमटीपीज देख रहे हैं, सो उसमें भी ऑडिट टेक्निक को तो यूज करना ही है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ यार मुझे बहुत अच्छे से आता है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, वो छूट जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे एक बार इसको देखना चाहिए, उन सभी क्वेश्चंस को फोकस करें और ऑडिट टेक्निक का यूज करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। और ये आरटीपी और एमटीपी तभी सॉल्व करना है जब आपका आईसीए मॉड्यूल बहुत अच्छे से हो चुका है। इसके बाद एक और टिप ये मेंशन करना चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल को रेफर करें और आईसीआई के मटेरियल को रेफर करें। इधर उधर के मटेरियल्स पे डेविएट होने से क्या होता है कि जो कंटेंट, जो आईसीआई जिसमें से क्वेश्चंस पूछता है, उसको हम प्रिपेयर करते नहीं, और जो अदर अदर मोड्स है उस पर हम लोग भटकते हैं। सो वो चीज एक बहुत डिसएडवांटेज क्रिएट करती है। तो इसलिए ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप आईसीआई मॉड्यूल को रेफर करें तो बहुत अच्छा होगा, एंड आईसीआई के मटेरियल को रेफर करें। अब जब हम लोग रिवीजन करते हैं या फिर जब हम लोगों को चीजें रिवाइज करनी है, तब हम लोगों को एबीसी पैटर्न को यूज करना चाहिए, एबीसी एनालिसिस को यूज करना चाहिए। वो इनिशियल स्टेजेस पे अच्छा होता है, ताकि हमारा रिवीजन जो है वो एक प्लान वे में हो, कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उन चीजों पर फोकस करें, और जिन पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जिनसे कम क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें हम लोग बाद में पढ़ें। तो इस तरह से हमारी बहुत प्लान्ड वे में स्टडीज होती है। सो आपको एबीसी एनालिसिस का यूज करना है। एबीसी एनालिसिस अलग अलग आपकी कोचिंग से भी आपको मिल सकता है, अलग अलग कोचिंग क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट्स जो है अपना एबीसी एनालिसिस देते हैं, तो आप उसको जरूर यूज करें इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिवीजन में। बट एट द एंड आप जब एग्जाम में जाए तो आपको एक बार पूरा कोर्स रिवाइज होना चाहिए। बट अगर आप जैसे मतलब वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ए और बी कैटेगरी कर लिया, जिन्हें ए बी सी करने की कैपेबिलिटी है वो ए बी सी कर सकते हैं, तो वो अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के हिसाब से रिविजन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक और चीज आपके साथ ये मेंशन करने वाला हूँ कि मैंने अपने जो मुझे फील होता है, जो मुझे लगता है, उसके हिसाब से चैप्टर्स को बाइफरकेट कर रखा है। तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको वो यूजफुल लगे तो आप उसके साथ अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज आप आपके हिसाब से भी देख सकते हैं। सो जो चैप्टर नंबर 4 है, जो हेड्स ऑफ इनकम वाला चैप्टर है, उसमें 5 जो यूनिट्स है, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो उसमें से जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है एंड हाउस प्रॉपर्टी, वो पर्सनली मुझे थोड़ा इजी लगता है। एंड सैलरी, पीजीबीपी
एंड कैपिटल गेन, ये मुझे मीडियम लगते हैं। मैंने सिर्फ दो कैटेगरीज में चीजों को बांटा है, एक इजी और एक मीडियम। इससे ऊपर कोई कैटेगरी अगर आप सोच रहे हैं तो वो एक भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप फील करेंगे। सो अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक टफ कैटेगरी भी है, तो आप सोचेंगे यार वो आदर्श ने तो टफ बताया था, ये टफ होगा, तो फिर आप उसको ट्राई भी नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मीडियम और इजी में ही बांटा गया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। जो इजी थे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड हाउस प्रॉपर्टी मुझे लगा पर्सनली, एंड मीडियम में सैलरी, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन लगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये सब इजी चैप्टर्स है। फिर चैप्टर नंबर 5 एंड 6 ये भी इजी है। चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 ये मीडियम चैप्टर्स है, एंड चैप्टर नंबर 10 ये इजी चैप्टर है। तो इस तरह से मैंने चैप्टर्स को अपने लेवल पे बाइफरकेट करा था। और सबसे पहले मैंने हेड्स ऑफ इनकम को कंप्लीट करा, हेड्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, उसके बाद चैप्टर नंबर, फिर सारे चैप्टर्स बहुत इजी, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी, क्योंकि क्यूमुलेटिवली चैप्टर नंबर 8 में तो ये सारी चीजें रिवाइज हो जाती है जब हम लोग पूरे कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से आपको चैप्टर्स की रिवीजन करना है। सो जो चैप्टर नंबर 4 है उसके लिए तो मैं आपको बता रखा है कि आपको एक रिवीजन कॉपी बनानी है, एंड उस रिवीजन कॉपी से उसके प्रोविजंस को बार बार रिवाइज करना है, उससे आपके प्रोविजंस भी स्ट्रांग होंगे। एंड देखो, जब आप कोई चैप्टर को सॉल्व करेंगे ना, चैप्टर से रिलेटेड रिवीजन करेंगे, तो कैसे करना है, सबसे पहले प्रोविजंस को 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, एंड प्रोविजन आपके अगर स्ट्रांग हुए अच्छे से, देन उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने जाना है, क्वेश्चन आंसर्स को देखना है ऑडिट मेथड में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो चैप्टर जैसे कि 4, 5, 6, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 1, 2, 3 इनको आप कैसे करेंगे, तो बुक के जो एंड में लेट्स से कैप्सूलेट दे रखा होता है, तो लेट्स से कैप्सूलेट में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो आप उसको वहां से रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में कुछ फ्लो चार्ट जैसे बना हुआ रहता है चैप्टर के स्टार्ट में, तो वो फ्लो चार्ट को भी आप रेफर कर सकते हैं, वहां से भी आप अपने रिवीजन को एंड कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आईसीएम मॉड्यूल के सॉल्व करेंगे, तो बहुत अच्छे से आपकी जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 2, 3 चैप्टर्स की रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं उस अमेंडमेंट्स को आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। फिर उसके बाद आरटीपीज एंड एमटीपीज जो कि करंट ईयर के, उससे तो आरटीपी सॉरी एमटीपी नहीं, आरटीपी जो है करंट ईयर की, उसको जरूर रेफर करके जाना है, उसे जरूर आपको देखना है, क्योंकि कई बार होता है कि आरटीपी में से सेम क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, ऐसा लॉ के पेपर में भी हुआ था और 1-2 पेपर में और हुआ था, वो मैं आपको मेंशन करूंगा बाद में। सो आरटीपी आप जरूर देख के जाएं और उसको जरूर बहुत अच्छे से सॉल्व करें। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, टेक्स्ट में एक चीज ये भी होती है कि ना जो हमको नहीं आता, जैसे सपोज चैप्टर नंबर 4 की कोई यूनिट नहीं आ रही, या चैप्टर नंबर 9 नहीं आ रहा है, जो चैप्टर नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार उससे रिलेटेड डर क्रिएट कर लेते हैं, यार टेक्स्ट बहुत वो है, मुझसे नहीं होगा, ये वो, इस ऐसे करके हम अपने आप को बहुत एक अलग ही सर्कल में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी फिर जो चैप्टर्स हम लोग एटलीस्ट आते हैं, जिसमें से पास कुछ ईयर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम करने की नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग बस अपने माइंड में ये सर्कल क्रिएट कर देते हैं कि बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो रहा है, ये वो। तो इस चीज को आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा और एकदम पॉजिटिव अप्रोच रखिएगा जब टेक्स्ट की आप प्रिपरेशन करें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस चैप्टर्स जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 9 है, तो इनमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये चैप्टर्स को अच्छे से देख लिया, 6 मार्क्स के भी कभी बार आ जाते हैं। तो ऐसे जो चैप्टर्स है, फिर उसके बाद जो सेट ऑफ वाले चैप्टर है उससे भी आता है क्वेश्चन, तो ये ईजी भी है एंड हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एमसीक्यूज की बात अगर हम लोग करते हैं, सो मैंने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कैसे करी थी कि जो भी कोई कोचिंग वगैरह है, तो आप उन कोचिंग्स के जो वीडियोस हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोड करे थे, तो मैंने यूट्यूब से वो लेक्चर्स एक बार देख लिए सारे जो भी एमसीक्यू से रिलेटेड, और मुझे उससे क्लैरिटी मिल गई कि किस तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगता है, किस तरह से अच्छे से करना है। और साथ ही साथ मैंने अपने कॉन्सेप्ट जो है प्रोविजन उनको स्ट्रॉन्ग करा था, तो जो एमसीक्यूज आए उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, इन चीजों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, चाहे आप रिपीट एग्जाम दे रहे हैं या फिर आपका अटेम्प्ट आने वाला है, तो इन दोनों
जो कैटेगरी के लोग हैं ये इस चीज़ों का ध्यान रखें, ये बहुत आपको हेल्पफुल होगा। सबसे पहले अगर आप रिपीट एग्जाम दे रहे तो आप कभी कभार बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा। तो आप एक पेज लीजिए और उस पर अपनी जो भी गलतियां हैं, जो आपने मिस्टेक्स करी, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कुछ गलतियां होगी उसके कारण ही ऐसा हुआ होगा। सो आप वो मिस्टेक्स को नोट डाउन कीजिए, क्या आपने गड़बड़ करी थी, आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं करा, आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे लैग करी थी, आपने क्या चीज के कारण आपका रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव आया, उस चीज को आपको एक पेज पर लिखना है ताकि आपको पता चले, आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सके। उसके बाद आपको वो वापस दोहराना नहीं है, तो उस चीज का ध्यान रखें और इसके बाद उसको क्रॉस मार दे ताकि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस लगे कि अब मैं इसको वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आप देखो, अब टेक्स्ट में जो पेपर होता है ना वो 60 मार्क्स का होता है। सो आपको एक स्मार्ट प्लानिंग करके चलना है कि मुझे अगर 60 मार्क्स का पेपर है तो एटलीस्ट 40 मार्क्स तो लेकर आना ही नहीं, 40 नहीं तो 30 मार्क्स तो लेकर आने वाले, ताकि हम लोग दूसरा जो पार्ट है हमारा इनडायरेक्ट टेक्स्ट, उससे हम लोग कंपेंसेट कर सके। सो आपको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ये प्लानिंग करके चलना है। फिर उसके बाद प्रोविजन जो है ना उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो प्रोविजन अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट में बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको प्रोविजन कॉपी और लेट्स रिकैपिचुलेट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग से करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं बार बार। फिर उसके बाद जो चैप्टर्स आपको लगता है कि हाँ बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, पहले उनको करिए ताकि थोड़ा आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर उसके बाद वो चैप्टर्स देखिए जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो देख लीजिए। एंड उसके बाद जो आपको बाद में टफ लगते हैं वो चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर्स देखिए और उन्हें भी सॉल्व कर लीजिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आपने सब कुछ कर लिया बट अगर ये नहीं करा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो सकता है, एंड दैट इज आपको एटलीस्ट 2 पेपर्स लिखना है, वो सिनेरियो क्रिएट करना है जो एग्जाम में होने वाला है। आप चाहे तो टाइम भी वैसे रख सकते हैं 2 to 5 एंड पूरा प्रॉपर टाइम बेस्ड घड़ी के साथ बैठकर क्लॉक लेकर बैठना है, एंड जैसा वहां पे सिनेरियो होगा उसी सिनेरियो के हिसाब से आपको 2 पेपर मस्ट सॉल्व करना ही चाहिए। इससे आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, किस तरह से आंसर्स लिखना है आपको पता चलेगा, आपकी ब्रेन को पता चलेगा, एंड आप कंफर्टेबल होंगे एग्जाम्स के रिलेटेड। सो ये चीज आपको जरूर करना चाहिए एंड ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट ना, टेक्स्ट में आपको पता है मार्किंग स्कीम्स कैसे होती है। सो वो मार्किंग जो होती है ना दैट इज स्टेप वाइज हम लोगों के टेक्स्ट के पेपर में मार्किंग होती है। सो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, सो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो लिखे, या जैसे अगर आपको प्रोविजन आ रहा है तो प्रोविजन लिख लीजिए, जो भी चीज आपको उससे रिलेटेड लगती है वो एटलीस्ट मेंशन करिए ताकि स्टेप वाइज रिलेटेड मार्क्स मिल सके। जैसे अगर कंप्लीट क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, सो उसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको ये पता है कि पीजीपीपी में ये आता है तो ये सब चीजें पीजीपीपी में लिख दिया, आपको कैपिटल गेन में पता है कि ये सब चीजें आती है तो कैपिटल गेन में लिख दिया। फिर उसके बाद हेड्स ऑफ इन जो भी चीज है अलग अलग इनकम फ्रॉम अदर एग्जामिशन है वो डिडक्शन मिलता है वो आता है, तो जो भी चीजें आपको आती है वो सब चीजें आप लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो स्टेप वाइज मार्किंग होगी आपको एटलीस्ट वो तो मिलेगी ही, ठीक है। फिर उसके बाद एक और टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा बार मिस्टेक्स होती है एंड इस कारण से टेक्स्ट में कई बार मार्क्स कटते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन तो पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं बट हम लोग उनके थ्योरेटिकल नोट्स नहीं लिखते। सो आपको थ्योरेटिकल नोट्स भी मेंशन करना है पेपर में ताकि आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सोल बेस्ड हो। भले 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, बट थ्योरेटिकल नोट्स जरूर मेंशन करना है सारे क्वेश्चंस के साथ, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये टेक्स्ट में कई बार मार्क्स कटने का यही कारण होता है। और सबसे बड़ी गलती एक ये भी होती है कि कभी कभार हम लोग क्वेश्चन तो पूरा सही सॉल्व कर लेते बट क्वेश्चन नंबर और क्या किसका आंसर लिख रहे हैं वो गलत लिख देते, तो वो मिस्टेक भी आपको नहीं करना है। न्यू पेज से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये कुछ जनरल टिप्स थी जो मेरे साइड से थी, और साथ ही साथ एमसीक्यूज में आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि कैसे एमसीक्यूज करें, क्या टाइम मैनेज करें। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना 2 पेपर्स मैंने जो आपको बोला है सॉल्व करने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से टाइम मैनेज करना है, कितने देर में मुझे एमसीक्यूज करना है, किस तरह से करना है, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना है, जो चीजें आ रही है उसको करना है। वो सब आपको आपके हिसाब से समझ में आते जाएगा और आप आपकी स्ट्रेटेजी वाइज चलिएगा। जब आप वो 2 घंटे के 2 पेपर्स दे तो आप पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाइएगा कि मुझे इस टाइम तक इतने मार्क्स का क्वेश्चन का खत्म करना है, उसके बाद ये वाला स्टार्ट करना है। तो ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग
उसमें ला देगा और आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम में रॉक करेंगे। ये कुछ अमेजिंग टिप्स थी मेरी साइड से जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान और जो मुझे फील लगता है मुझे फील करी कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, और जो गलतियां मैंने करी थी वो गलतियां जो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैंने कंसोलिडेट करके इस थोड़ी सी बड़ी वीडियो हुई, बट ये बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा एंड साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। सो इनको एक बार ये वीडियो के बाद ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ मुझे टैक्स की प्रिपरेशन इस तरह से करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप इनडायरेक्ट टैक्स की यानी जीएसटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड उसके बाद फिर जो भी आप कमेंट्स में मेंशन करेंगे कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर मैं स्ट्रैटेजीज बताऊं, मैं उस पर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। सो ये मेरी तरफ से आपके लिए था।